Hello students, good morning. Today we read lesson number 9, The Making of the National Movement 1870-1947। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा राष्ट्रवाद का उदय चल रहा था उसी का ही हम लोग आगे का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। इसे हिंदी में कहेंगे हम लोग जन राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लासेस में बता दिया था कि हमारे देश में जो कांग्रेस थी उसमें 3 नेता, जो बाल गंगाधर तिलक 3 नेता थे जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने पूरे हमारे कंट्री को फ्रीडम के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ कि उसमें जब वो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट जो है वोटिंग सिस्टम हो गया था, तब थोड़ी सी कांग्रेस जो है बीच में टूट गई थी। तो उसके लिए वापस इन्होंने क्या किया, जो लखनऊ समझौता हुआ था उस पर साइन करके वापस ये लोग क्या कर गए थे, एक हो गए थे। अब उसी के बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या और स्ट्रगल्स हुए। 1990 के स्ट्रगल के बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा संघर्ष था वो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील होने लग गया था। ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट, मतलब जन आंदोलन बन गया था, इन्वॉल्विंग peasants, tribals, students and women in large number of the occasionally factory workers as well। उसमें कौन कौन शामिल होने लगे थे? किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं और बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ने लग गए थे। कई बार तो जो है मजदूर, जो लेबर्स होते थे ये फैक्ट्रीज में काम करने वाले, ये भी इसमें शामिल होने लगे थे। ठीक है। Certain business groups too began to actively support of Congress in the 1920s. Why was that is so? अब क्या हुआ कि 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे, है ना। उससे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ये सब, तो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्फ्रेड टू द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिक सिचुएशन इन इंडिया। पहले विश्व युद्ध से भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। इसी मतलब जो बैटल हुआ था इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश भारत सरकार जो थी उसके रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। मतलब क्या हुआ था, लैड टू द ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से क्या, गवर्नमेंट इन द ट्रूथ इंक्रीज टैक्सेस इन इंडिविजुअल इनकम एंड द बिजनेस प्रॉफिट्स। अब ये जो खर्चे थे, इनको खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने क्या करा, अपनी जो निजी आय थी, पर्सनल जो आय थी, उसको व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। लोगों पर क्या कर दिए थे, टैक्सेस ज़्यादा पे करना स्टार्ट कर दिया था। देन देखिए आगे, their demand for supply led to the sharp rise to the prices with the created great difficulties for the common people. On the other hand, business group reaped fabulous profit from the war. As you have seen chapter number 7, the war created demand for the industrial goods and caused a decline of import from the countries of India. अब क्या हुआ था कि सैनिक व्यय के इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी सामानों की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और आम लोगों की ज़िंदगी क्या हो गई थी, मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दिए थे, चीज़ें महंगी हो गई थी, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो समूह थे, मतलब ये जो व्यावसायिक समूह थे, जो बिजनेस वाले लोग थे, बिजनेस ग्रुप्स जो थे, ये आम लोगों की ज़िंदगी मतलब से इनको कोई मतलब नहीं था। ये लोग बड़ी अपनी अच्छी कमाई करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे। हम लोगों ने जैसे कि चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा भी था। अब इस युद्ध में जो है औद्योगिक वस्तु का मतलब होता है इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे कि जूट बैग, क्लोथ, रेल्स, पटरियाँ, इनकी मांग और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इनकी मांग बढ़ने से क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द वॉर इन इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू द डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। अब ये चीज़ें डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो गई, तो अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें जो है महंगी बिकने लग गई थी, तो आयात कम हो गया था। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्यमों का विस्तार हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और भारतीय व्यावसायिक समूह जो है विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे, मतलब डेवलपमेंट्स की मांग करने लगे। The war also led to the British to expand their army villages were pressurized to supply soldiers in Indian causes. Large number of the soldiers were sent to the serve abroad. Many
return after to the war in the understanding ways to the imperial powers to oppose colonial rule in India. Furthermore, in 1970 there was a revolution in the Russian news about the peasants of workers struggle and ideas of the socialism widely inspiring Indian nationalism. अब जो युद्ध थे, युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। अब क्या विवश क्यों कर दिया कि भाई हमारे जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी वजह से सैनिक थोड़े कम हो गए थे, तो ये क्या कर लेंगे, अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती पर दबाव डालने लगे थे। गांव में जा जाकर लोगों को कहते तुम सिपाही बनो और फौज में काम करो। बहुत सारे तो सोल्जर्स जो थे दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिए गए जबरदस्ती, दूसरे देशों में भी। और इसमें से बहुत सारे सिपाही तो युद्ध में के बाद समझदारी लेकर घर लौट आते थे कि भाई साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है, वैसे हमारा भी शोषण हो रहा है। तो ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा जो 1970 में रूस में जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके चलते जो है किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर पनपने लगा या फैलने लगा, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों की नई प्रेरणा मिलने लगी। अब यहाँ पर आता है द एविडेंट ऑफ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का आगमन। कि ये सब चीज़ें होने के बाद में जो मतलब हमारे देश के बापू जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने क्या और चेंजेस किए। देखिए राष्ट्रवाद का कैसे उन्होंने और आगे जन राष्ट्रवाद को फैलाया। In these circumstances that महात्मा गांधी emerged as the mass leader। अब ऐसी सारी परिस्थितियों में क्या हुआ, महात्मा गांधी जो जन नेता थे वो जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी ने 46 जो उनकी एज थी, यानी कि 1915 में साउथ अफ्रीका से वो लौटे थे और उन्होंने जो नस्ल भेद मतलब इंडियंस कंट्री ऑफ द नॉन वायलेंस मार्चेस अगेंस्ट राइजेस रेसिक्लेशंस, उनके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। वो क्या साउथ में गए थे ना कि वहाँ पर वो जो रंग भेद था, मतलब काले घोरे का फर्क था, उसे वो ख़त्म करने के लिए गए थे। तो वो वापस आए थे एंड ही वॉज ऑलरेडी रेस्पेक्टेड लीडर। तो इसकी वजह से वो क्या एक रेस्पेक्टेड लीडर के रूप में दुनिया में फेमस थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, तो लोग उनकी रेस्पेक्ट करते थे। और जो साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन थे उनकी वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल सब जगह क्या है बहुत अच्छा लोगों से मिलने जुलने का मौका मिल गया था और अच्छे लोग उनसे मिलकर उनको जानने लगे थे। तो महात्मा गांधी ने पहले साल में तो क्या पूरे साल भारत का विजिट किया, दौरा किया, है ना, फिर ट्रैवलिंग करके थ्रू आउट कंट्री पूरा, फिर अंडरस्टैंडिंग द पीपल, लोगों को जाना पहचाना, देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पता किया। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने चंपारण, खेरा, अहमदाबाद में आंदोलन के रूप में सामने आए। ओके, फिर इन आंदोलनों में के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से उनकी मुलाकात हुई। 1918 में अहमदाबाद में पेपर टर्न करा है मैंने बेटा। चंपारण, खेड़ा and the Ahmedabad with come with contact with the Rajendra Prasad and Vallabhbhai Patel in Ahmedabad, he led to the successful meal worker strike in 1980। इन्होंने क्या किया कि इसी से जब वो लोग मिले तो 1980 में अहमदाबाद में उन्होंने जो मील के वर्कर थे उनकी हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, लीडरशिप करी। देन लेट्स नाउ फोकस ऑन द सम डिटेल ऑफ द मूवमेंट ऑर्गेनाइज बिटवीन 1990 टू 1922। अब हम लोग जो है 1919 से 1920 के कुछ आंदोलन हुए, उन्हें एक बार डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला था रिवॉल्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह का जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसके बारे में 1990 में जो गांधी जी थे उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो पारित किया गया रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और उन्होंने कानून की अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो उन्होंने स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। उसमें क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था कि इसमें जो है रॉलेट एक्ट में क्रब्ड फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंज्ड पुलिस पावर की शक्तियों को कम करना, ज़्यादा अधिकार दे दिया था और लोगों की जो अधिकार है उनको कम कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और जो दूसरे लीडर्स थे उनका मानना था कि गवर्नमेंट के पास जो है लोगों की बुनियादी फ्रीडम जो है उस पर अंकुश लगाने का कोई भी राइट नहीं है। उन्होंने इस लॉ को शैतान की करतूत बोला था। क्या इसका इंग्लिश में बोला गया था,
डेवलिश बोला गया था कि ये क्या है, एक डेवलिश वाली हरकत है, मतलब एक शैतानी हरकत है, उसे नाम दिया था। और उन्होंने बताया कि लोगों को ये कहा कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1990 को नॉन वायलेंस अपोजिशन दिस एक्ट एज अ डे, उन्होंने क्या किया था कि लोगों में बोला कि अहिंसक विरोध दिवस के रूप में इसको नाम दिया था ह्यूमलाइजेशन ऑफ द प्रेयर, जिसे कि स्ट्राइक हड़ताल कर दी गई थी, सत्याग्रह सुभाष वर द लॉन्च मूवमेंट। अब इन्होंने इसका विरोध के रूप में अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए थे। फिर इसी को आगे करने के लिए रॉलेट एक्ट जो था वो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पहला एक संघर्ष था, एक पहली शुरुआत हो चुकी थी। फर्स्ट ऑल इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अलॉट टू द लार्जली रिकग्नाइज्ड सिटीज। अप्रैल 1919 देवर वर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द हड़ताल इन द कंट्री, गवर्नमेंट यूज to the virtual measures of the suppose is the Jallianwala Bagh and were a part of the responsible for learning about the measures. Rabindranath Tagore expressed the pain of anger. Countries of the recognized is the Khangud नाइटहुड जिसे नाम दिया गया था। अब जो ये था कि इस संघर्ष की शुरुआत थी और मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, लेकिन अप्रैल जो 1990 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले, हड़तालें हुई और सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते अपनाए। बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करवा दी, वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी और ये इतना बुरा हत्याकांड था कि जिंदा लोगों को गोलियाँ मार दी गई। तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दुख प्रकट करते हुए इसे नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। उन्होंने उनको जो नाइटहुड की उपाधि दे रखी थी उसे वापस लौटा दी थी गुस्से के कारण। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उनको नाइटहुड की जो है एक पोस्ट दे रखी थी, टाइटल दे रखा था, तो उसे उन्होंने क्या कर दिया, वापस लौटा दिया था। And during the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure the Hindus and Muslims were untied to the fight against British rule। अब रॉलेट एक्ट के दौरान जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों में गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए गए। महात्मा गांधी ने यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत में रहने वाले सभी लोगों के, हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्मों का यहाँ पर ये देश है, तो उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, ना कि लड़े। अगर ये लोग एक रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता और समानता बनी हुई है वो बनी रह जाएगी। अब जो खिलाफत आंदोलन हुए और ये सारी चीज़ें हुई, इनके बारे में हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग। बाय बाय।